हम आज फिर से एक बार ईएफएस क्रिएट करके उससे माउंट करके देखेंगे, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा सबका। ईएफ ईएफएस की हमें एक स्पेशल सर्विस मिलती है, राइट। जैसे हमने ईबीएस को हम EC2 के अंदर देखते हैं, राइट। तो ईएफएस के लिए हमें स्पेशल सर्विस मिलती है, तो आप यहाँ पे ईएफएस टाइप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको मैनेज फाइल स्टोरेज फॉर EC2, क्लियर। क्रिएट अ फाइल सिस्टम नेम ईएफएस। यहाँ पे ईएफएस का नाम आपको क्या चाहिए आपके ईएफएस को, तो यहाँ पे नाम दे दो। और यहाँ पे क्रिएट अ फाइल सिस्टम, बस नाम देना है, फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। जो कस्टम सेटिंग है उसके साथ, अगर आपको डिफॉल्ट कुछ ऐड करना है उसके अंदर तो आप डिफॉल्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये हो गया ऐड। अगर मुझे इसे अटैच करना है, यहाँ पे तो ये ईएफएस क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे अटैच करना है तो मैं यहाँ पे ईएफएस के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे अटैच ऑप्शन को अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कमांड्स, राइट। बस आपको ये कॉपी करके पेस्ट करना है, राइट। इसके लिए जो पैकेज होनी चाहिए उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करना रन करके, अगर नहीं होता तो वहाँ पे पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना है ये भी वो शो कर देता है, राइट। तो वहाँ पे आप कर सकते हो डायरेक्टली। या इंस्टीट्यूट इंस्टेंस क्रिएट करके प्रैक्टिकल करके ही दिखाना पड़ेगा, या यहाँ से आगे कर लोगे इतना अटैच करने के लिए। चलो ठीक है, कर ही लेते हैं अभी। तो, सर वो बेसिकली इंस्टॉल, सिक्योरिटी ग्रुप वाला एक बार बता दीजिए बस। हाँ चलेगा कर लो। हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, एजी कोई भी चलेगा, सेम रीजन सेम होना चाहिए, राइट। अगर मेरा ईएफएस आप देखोगे तो किस रीजन में क्रिएट किया है मैंने, यूनाइटेड स्टेट में। तो मतलब EU ईस्ट, US ईस्ट 1, ठीक है। अभी मुझे मेरा सर्वर भी क्रिएट उसी रीजन में करना है, राइट। तो तभी हम उसे अटैच कर सकते हैं। ये मल्टी एजी को सपोर्ट करता है लेकिन मल्टी रीजन को नहीं करता है, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, हाँ यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम उसके लिए, ठीक है। माई एएफएस टेस्ट सर्वर, यहाँ पे ओएस आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अमेजोन लिनक्स के साथ जाऊंगा यहाँ पे। T3.micro इंस्टेंस टाइप T3.micro, ठीक है। की पेयर, प्रोसीड विदाउट की पेयर। यहाँ पे क्रिएट ए सिक्योरिटी ग्रुप, या तो मैं जो है उसके साथ जा सकता हूँ, राइट, या तो फिर क्रिएट कर सकता हूँ नया। अभी यहाँ पे ईएफएस के लिए मेरे पास यहाँ पे मतलब ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप अगर होगा कि जिस जहाँ पे मैंने एनएफएस को पोर्ट को ओपन करके रखा है, वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर होगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने जो कल लॉन्च विजार्ड 4 में किया था, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, फिर से नया क्रिएट करके देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करने जाते हो तो यहाँ पे 3 सर्विस मिलती है, चौथी सर्विस यहाँ से ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप एडिट ऑप्शन में जाके वहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा कोई रूल ऐड करना है तो यहाँ से ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, राइट। तो यहाँ पे एडिट कर दो, यहाँ पे टाइप, अभी आपको कौन सा एनएफएस चाहिए, राइट। तो एनएफएस, सी उसने पोर्ट नंबर ओपन कर दिया, मतलब इस सर्वर के ऊपर एनएफएस की ट्रैफिक आ भी सकती है और यहाँ से बाहर जा भी सकती है, राइट। और यहाँ पे सोर्स टाइप, तो मैं चाहता हूँ कि एनीवेयर कहाँ से भी रहेगा, राइट। और यहाँ पे 000, ठीक है। अभी इस सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, इसे मैं नाम देना चाहता हूँ कुछ यूनिक,
मतलब ये लॉन्च विजार्ड ये तो मुझे याद नहीं रहेगा, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि जी फॉर विथ एसएसएच एंड एनएफएस। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप विथ एसएसएच एंड एनएफएस, मतलब यहाँ पे एसएसएच पोर्ट ओपन है और एनएफएस का पोर्ट ओपन है, और यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस field value is with NFS for parameter group name is invalid. इतना रख के देखते हैं। लॉन्च इंस्टेंस ओके, इंस्टेंस रन हो चुका है अपना। हम कनेक्ट करते हैं अपने इंस्टेंस को। कनेक्ट गाइस, अगर आपको बाहर से एक्सेस करना है तो वहाँ पे सिक्योरिटी की जनरेट करनी होगी आपको, ठीक है? अगर आप यहाँ से कंसोल के थ्रू करोगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं किया तो चलेगा। बाहर से एक्सेस करना है, पुट्टी हो या कहीं से भी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो वहाँ पे आपको एसएसएच की लगेगी। यहाँ पे sudo -i, अगर अभी मुझे अटैच करना है, राइट? तो अटैच, और यहाँ से मैं एक कोई भी किसी के भी कौन से भी कमांड के हेल्पर से वो कर सकता हूँ। और मुझे इंस्टेंस टाइप वहाँ पे जो टाइप फाइल सिस्टम का आने वाला है, अगर मैं ईएफएस चाहता हूँ तो मैं ये कमांड यूज करूंगा, अगर मैं एनएफएस के साथ जाता हूँ तो ये चाहिए मुझे, राइट? तो यूज दोनों का सेम होता है, बस थोड़े बार फीचर्स का डिफरेंस आता है, राइट? तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके चेक करता हूँ। उसके लिए मुझे अभी क्या लगेगा, एक माउंट पॉइंट लगेगा, राइट? मुझे एनएफएस को माउंट करना है कहीं ना कहीं, मतलब जिस फोल्डर में मैं ऐसा कुछ लिखूंगा वो सब कुछ ऐड होगा मेरे एनएफएस के इसमें स्टोर होता जाएगा, राइट? एनएफएस के ईएफएस के स्टोरेज में। तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक माउंट पॉइंट क्रिएट करता हूँ, mkdir/माई डेटा, ठीक है, /माई डेटा, एंटर। और वहां पे जो मैंने कमांड अटैच करने के लिए जो कमांड ली थी ये वाली, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट करूंगा। अभी यहाँ पे माउंट पॉइंट क्या है, जो लास्ट में आता है वो माउंट पॉइंट होता है, राइट? तो यहाँ पे ईएफएस दिया हुआ है मेरे पास, अगर ईएफएस नाम का कोई फोल्डर होगा यहाँ पे लोकल जहाँ पे मैं प्रेजेंट वहाँ पे, तो वहाँ पे उसे कनेक्ट कर देगा। अगर नहीं तो सर्च करेगा, नहीं है तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट? तो इसलिए मैंने जो क्रिएट किया हुआ है माई डेटा के साथ उसे कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे एंटर, सी अननोन फाइल सिस्टम टाइप ईएफएस, माई डेटा तो है यहाँ पे, राइट? लेकिन हमने वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप अलो नहीं किया अपने एनएफएस में, ईएफएस में, सॉरी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करने पड़ेगी। तो यहाँ पे नेटवर्क्स में सिक्योरिटी ग्रुप, अभी मेरा इंस्टेंस किस रीजन में, किस जोन में, यूएस ईस्ट 1F। तो मुझे यूएस ईस्ट 1F को, ये जो EC2 इंस्टेंस है किस ग्रुप से आता है, किस सिक्योरिटी ग्रुप से आता है, तो वहां पे मुझे उसे अलो करना है। तो राइट, तो मैं इसके लिए कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, विथ SSH NFS, राइट? तो यहाँ पे उसी को हम वहां पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे जाओ, यूएस ईस्ट 1F, राइट? यहाँ पे तो इससे हम मैनेज करेंगे, ठीक है? मैनेज में यहाँ से मैं इसे रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकते हो, और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ये से कर सकते हो, राइट? तो मेरा कौन सा ग्रुप है अभी यहाँ पे, विथ SSH NFS, राइट? तो यहाँ से सेलेक्ट कर दो उसे, वो वहाँ पे ऐड हो गया, राइट? वहाँ पे एक और है,
वो शो करेगा। ठीक, जो डिफॉल्ट है, रहने देना है तो रहने दे सकते, क्योंकि उस रीजन से जो बिलोंग करेंगे, उस सिक्योरिटी ग्रुप से जो बिलोंग करेगा, जो भी इंस्टेंस, वहां पे भी हम उसे अटैच कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे उसे रिमूव कर सकता हूँ, राइट, और सेव। अभी इंस्टेंस में यहाँ पे डेटा, सर हमने यूटिल्स हाँ, इंस्टॉल वो नहीं किया। यूटिल्स, वो पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हमें एक ईएफएस के लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ईएफएस क्लाइंट चाहिए हमें, हाँ, पॅकेज कमांड आपण चॅट जीपीटीला भेटू शकते, पण प्रॉपर डॉक्युमेंट नाही गेलं तर आपण इथून घेऊ शकतो डायरेक्ट. तर तुम्हाला काही गोष्टी चॅट जीपीटीला नाही भेटल्या तर इथं 100% भेटतात. तो तेवढं इथं जास्त सर्चिंग तुम्हाला करावं लागतं याच्यात. ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा, लेकिन जो प्रॉपर वे होता है वहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है, यहाँ पे यम इंस्टॉल हाइपरवाई अमेजन ईएफएस यूटिल्स, कॉपी करो इसे, इंसर्ट, ओके, पैकेज इंस्टॉल हो गया। अभी हम वो कमांड ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी वो माउंट हो चुका है। df-h करो, सी, यहाँ पे मेरा वो माउंट शो कर रहा है माय डेटा के ऊपर। क्लियर, ऑनलाइन क्लियर हुआ कैसे सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस करना है, मतलब, और कैसे हमें उसे अटैच करना होता है। क्लियर सर ऑनलाइन। सर एक बार दोबारा बता दोगे क्या? ईएफएस क्रिएट कर दिया और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद जो है ना, वो वाला रिपीट कर सी, दो। हाँ, मैंने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और एक EFS क्रिएट किया, राइट। जब मैं डायरेक्टली कनेक्ट करने गया तो वहां पे मुझे उसने एरर शो किया, राइट, जो भी था। क्यों शो किया, वो उस पैकेज की वजह से किया। ठीक है, पैकेज में डाउनलोड करता तो भी मुझे ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर आता है, जहाँ जो कि यहाँ पे मुझे, मैंने जब तक सिक्योरिटी ग्रुप में उस इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप ऐड नहीं करता, तब तक वो वहां पे अटैच करने का परमिशन ही नहीं देगा, राइट। क्योंकि ये जो मेरी वॉल्यूम है ईएफएस वाली, वो किसी भी इंस्टेंस को ऐसे ही एक्सेस कैसे दे देगी, राइट। यहाँ पे तो वो इस लेवल पे तो कोई सिक्योरिटी होगी, जैसे मेरे इंस्टेंस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस का होता है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं अलाउ करना चाहता हूँ कोई ट्रैफिक, तो किस ट्रैफिक को अलाउ करना चाहता हूँ, जो सिक्योरिटी ग्रुप विथ एसएसएच एनएफएस से आने वाली, राइट। और कौन से रीजन में है वो, यूएस ईस्ट 1 EF वाला। अगर वो दूसरे रीजन से और उसने सेम सिक्योरिटी ग्रुप में भी क्रिएट किया होगा, तो उसे एक्सेस नहीं मिलेगा। एक बार ये आपको टास्क है, ये ट्राई करके देखना है। क्लियर, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहाँ तक। एक ट्राई करना है आपको, टास्क है। ठीक है, मतलब यूएस ईस्ट 1D में कर लो इंस्टेंस क्रिएट, और सिक्योरिटी ग्रुप उसके लिए ये यूज कर लो, ये पे स्विच जो आप क्रिएट करोगे, राइट। और उसे ऐड करना है दूसरे किसी एक एजी के साथ, और नोट रहेगा आपके किसी और एजी में, तो ट्राई करना है होता कि नहीं। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहाँ तक, ऑनलाइन, Yes. ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये मीटिंग में आ नहीं पा रहा था स्टार्टिंग में, तो 10 मिनट का 10 to 15 मिनट का ये हो गया मिस, तो मतलब वीडियो देख लो ना बाद में। ठीक है सर। हाँ, वैसे भी हम 10 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट तक लास्ट, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तब तक आने का ट्राई करो, अगर लेट हो जाते तो वीडियो देख लेना फिर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ईएफएस, ओके। की पेयर्स, वे की पेयर्स होते क्या है, ठीक है। क्या होता है, अगर हम एक अपना घर भी बनाते हैं तो उसके लिए एक ताला लगवाते हैं, राइट। और उस घर के अंदर जाना होगा तो उसके लिए मुझे उसकी उस ताले की होनी चाहिए, राइट।
वैसे ही जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसके साथ उसे एक ताला लगवा देते हैं, ठीक है, और उसकी एक की रहेगी, राइट, जिसके थ्रू ही मैं उस इंस्टेंस के अंदर जा सकता हूँ, उसे हम बोलते हैं की, राइट, क्लियर। अगर उसे क्रिएट करना है, आपको पहले से क्रिएट करके रखना है, तो आप यहाँ से जाके की पेयर के ऑप्शन, यहाँ पे टैब में जाके यहाँ से क्रिएट की पेयर कर सकते हो, और यहाँ पे उसे नाम दे दो। आपको चाहिए वेब सर्वर के लिए क्रिएट कर रहे हो तो वेब सर्वर की, राइट, ऐसा कुछ दे सकते हो, वेब सर्वर की फॉर्मेट की पेयर टाइप आप ये भी ले सकते हो, ईडी वाला भी, या तो फिर ये भी ले सकते हो, कोई भी आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। मोस्टली यूज आरएसए होता है, ठीक है। वहां पे प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट, अगर आप पुट्टी छोड़ के कोई भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने वाले हो तो आप डॉट पेम के साथ जा सकते हो, उसका यूज करके आप उसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन पुट्टी के साथ जाना है तो आपको डॉट पीपीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, पीपीके वाला की क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो हम यूजुअली हम यूज करते हैं डॉट पेम वाला, ठीक, मोस्टली। तो हम डॉट पेम के साथ जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट की पेयर, की क्रिएट हो गई, और ये मेरे सर्वर में, मेरे लोकल मशीन में एक डाउनलोड भी हो गई, राइट। अगर ये एक बार गुम हो गई तो फिर से आपको क्रिएट करके नहीं मिलेगी सेम की, या तो फिर वो अलग बात है कि आपने किसी इंस्टेंस के साथ क्रिएट करके रख उसे यूज किया होगा, तो या तो फिर उस इंस्टेंस का नया सर्वर क्रिएट कर लो, इमेज का इमेज बना के, उस सर्वर की इमेज बना के उस इमेज के थ्रू आप नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर उसमें अगर कुछ रूट वैल्यू में डेटा होगा तो वो लॉस हो जाएगा आपका, राइट, वैसे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि क्यों कि हम की क्यों जनरेट करते हैं ऑनलाइन, गाइस। हमने जब इंस्टेंस क्रिएट किया तब भी देखा, राइट, कि क्या होता है यहाँ ये पे। हाँ बोलिए। ये जो एक की है, ये हाँ मल्टीपल इंस्टेंस के साथ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो आप। मतलब एक की यूज किया और सब दो चार अगर बना रहे हो तो उनके सब के साथ ये यूज कर लूंगा। हाँ कर सकते हो आप, मल्टीपल इंस्टेंस के साथ यूज कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि आपके पूरे अकाउंट के सभी इंस्टेंस के लिए एक ही की यूज करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, थैंक यू। यस। सर अभी ये यहाँ पे की किस लिए हाँ, यूज करते हैं सर? हमें मान लो कि मुझे किसी सर्वर में लॉग इन करना है, राइट। यहाँ से अगर मैं इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ अभी, कोई सीमित थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से शो करवाता हूँ अभी आपको, मतलब बाहर से शो, वहां पे किया था मैंने शायद पावर शेल, क्लाउड शेल में शो करके दिखाया था कैसे की के थ्रू हम एक्सेस करते हैं एसएसएस शो करने के लिए। फिर भी अभी एक बार दिखाता हूँ, और इंस्टेंस से मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। अभी जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया उसे मैंने की नहीं लगवाई, राइट, तो मैं उसे बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। और मुझे करना है तो मैं नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, लॉन्च इंस्टेंस, पेस्ट की, पेस्ट की, और ओएस कोई भी ले सकता हो जो चाहिए हो, इंस्टेंस टाइप, सॉरी, ओएस जो है चाहिए वो ले सकते हो आप, आर्किटेक्चर जो चाहिए वो आज से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप जो आपको चाहिए हो, की पेयर अभी आता है। अभी तक हम प्रोसीड विदाउट की पेयर कर रहे थे क्योंकि मुझे बाहर से एक्सेस करने का नहीं था। लेकिन मुझे अगर बाहर से एक्सेस करना है तो मैं या तो जो की मेरे पास है वेब सर्वर की जो हमने अभी अभी क्रिएट की में जाके वो यूज कर सकता हूँ, या तो फिर मुझे अगर वो यूज नहीं करनी तो मैं यहाँ से भी क्रिएट न्यू पेयर की पेयर कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर क्रिएट न्यू की पेयर करूंगा तो वहां पे फिर से पूछेगा नाम क्या देना है, कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। जैसे मैं क्रिएट करूंगा वहां पे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ऑलरेडी मेरे पास अभी की है, उसी को हम यूज करेंगे। तो वेब सर्वर की नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एसएसएच अलो करना होगा, राइट, क्योंकि मैं बाहर से ही एक्सेस करना होगा। आपको अगर कंसोल के थ्रू भी करते हो तो एसएसएच एक्सेस आपको रखना पड़ता है उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे अलो एसएसएच ट्रैफिक और लॉन्च इंस्टेंस। अभी यहाँ पे मुझे आपको एक और बात बतानी है कि की तो मैं बाद में बताऊंगा कि अभी लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद उसको यूज करके हम कैसे लॉग इन करने वाले, राइट। यहाँ पे एक और चीज आती है कि मान लो मेरा ये वेब सर्वर है जो मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ, वेब सर्वर, और मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मुझे अपाचे 2 का इंस्टॉलेशन होना चाहिए पहले से, जैसे मैं अभी इंस्टेंस क्रिएट करूंगा उसके साथ वो वहां पे क्रिएट होना चाहिए एप्लीकेशन, राइट। मतलब मुझे लॉग इन नहीं करना, बाहर जैसे क्रिएट होगा वैसे वहां पे
क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एडवांस डिटेल्स में यहाँ पे लास्ट में अगर आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है यूजर डेटा, ऑप्शनल है, मतलब आप ये नहीं भी डालोगे तो आपका सर्वर क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे आप डाल सकते हो कि आपको क्या क्रिएट, मतलब इंस्टेंस के जब इंस्टेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए आपको, प्री रिक्विजिट, मतलब जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मान लो यहाँ पे मुझे चाहिए कि $bin/bash, ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में उसे लिखते। अभी अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इस इंस्टेंस के अंदर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, राइट, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वाली ली है, अमेजोन लिनक्स वाली, राइट, तो मैं यहाँ पे यम कर सकता हूँ, यम पैकेज मैनेजर यूज कर सकता हूँ, राइट। तो यम अपडेट, जो पहले जो भी अपडेट आए होंगे अपने यम पैकेज मैनेजर के लिए वो वहाँ पे आ जाएंगे, मतलब सब पैकेज में वहां से डाउनलोड कर सकता हूँ जो भी अवेलेबल होगी वही। तो यहाँ पे यम इंस्टॉल अपाचे 2, राइट, और यहाँ पे मुझे -y देना ही है, क्योंकि ये मतलब बाद में अगर ये कमांड एग्जीक्यूट होगी सर्वर में और ये पूछेगा कि -s के लिए यस करना है, नो करना है, राइट, तो वहां पे तो मैं नहीं रहूंगा ना सर्वर के अंदर, तो उसने ऑटोमेटिकली यस करके उसे रन करवाना है, राइट। उसके बाद अगर सर्विस स्टार्ट नहीं होगी अपाचे, तो मुझे उसे स्टार्ट भी करना है, उसके लिए सिस्टम ctl स्टार्ट अपाचे, राइट, ये स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे लिख के दोगे वो आपके इंस्टेंस में क्रिएट हुआ हुआ रहेगा वहां पे। हाँ सुडो, अरे okay. या तो आप यहाँ पे सुडो -i स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, या तो फिर कमांड के साथ सुडो दे सकते हो, राइट, सुडो यम, क्योंकि जब हम सर्वर में लॉग इन करते तो एज ए रूट यूजर नहीं होते, तो अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो हमें सुडो एक्सेस होना जरूरी होता है वहां पे। तो sudo systemctl start sudo yum install apache 2, मतलब ये सब अभी वहां पे रन हो जाएगा, जैसे मैं सर्वर में जाऊंगा वहां पे मुझे ये अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, मेरा एक टेस्ट की वाला एक सर्वर अब आ चुका है, राइट, मैंने वहां पे कुछ पैकेज भी दिए थे इंस्टॉलेशन के लिए, और वो हुए होंगे, तो यहाँ पे इस आईपी के ऊपर मुझे वो वेब एप्लीकेशन रन मिल जाएगा। सर हमारा लिनक्स सर्वर ऑलरेडी चल रहा था, तो अपाचे क्यों सिलेक्ट किया सर हमने? मतलब मैं समझा नहीं, आपस एक वेब सर्वर है, वेब एप्लीकेशन है, राइट, तो उसके थ्रू हम अपना वेब एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, तो ये सर्विस है एक वेब एप्लीकेशन की, जैसे आप अपाचे HTTPD टॉमकैट एनजिनिक्स ये यूज करते, वैसे अपाचे भी, अपाचे 2 भी है। लिनक्स तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर। यस सर। सी नॉट सिक्योर बोल रहा है, ठीक है, ओके। bash sudo yum update -y, स्पेलिंग बराबर है सब, इंस्टॉल अपाचे 2 -y sudo systemctl start apache 2। सर वो HTTPD डाउनलोड पोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप ओके, पोर्ट ओपन नहीं किया हमने, राइट, राइट तो सिक्योरिटी
ओके, यहाँ पे 22 ही ओपन है, राइट? तो यहाँ पे HTTP शो नहीं करेगा वो। मतलब ठीक है, आपको भी क्लिक हो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ये यूज कर रहा हूँ मैं, इसमें ही अभी पोर्ट को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एडिट इनबाउंड, ऐड, HTTP को यूज कर रहा हूँ, राइट? तो 80 पोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ट्रैफिक कहाँ से आने वाली? IPv4 से कहीं से भी आ सकते, राइट? यहाँ से सेव रूल। एटी डिफॉल्ट पोर्ट घ्यायला पाहिजे त्यांनी डायरेक्ट. घेतं ते काहीच नव्हतं. :/ ओके, हम सर्वर में लॉग इन चेक करके उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कमांड यूजर डेटा में कुछ मिस्टेक हुई होगी हमसे, तो वहां पे जाके चेक करेंगे पहले क्या है क्या नहीं। सर अभी HTTPS यूज करेंगे ना? नहीं, वो 80 पोर्ट के लिए HTTP है। अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है तो आप इस 80 HTTPS को इनेबल कर सकते हो। लेकिन हमारे पास नहीं है, हम 80 पे ही ट्रैफिक एक्सेस करेंगे, और जो ये वेब सर्वर है जो रन होता है डिफॉल्ट पोर्ट 80 के ऊपर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए, देखते हैं, हम ट्रबल शूट करेंगे इसे बाद में। अभी हम लॉग इन करके देखेंगे, राइट? सर्वर में तो अभी हमें लॉग इन करना है, ट्रबल शूट करना है तो भी लॉग इन करना है, राइट? तो लॉग इन करते वक्त जब मैं यहाँ से अगर सर्वर को यहाँ से एक्सेस करूंगा तो मुझे की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा तो नहीं, वो की नहीं लगेगी मुझे, राइट? यहाँ पे कोई कहीं पे की शो की उसने नहीं, डायरेक्ट मैं कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे SSH क्लाइंट, बाहर से SSH लेना है, राइट? क्लाइंट की ओर से। तो यहाँ पे मैं अगर SSH करता हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको यहाँ पे यहाँ पे locate your private key file, the key used to launch this instance is web server.pem। मतलब उस की आपको जरूरत पड़ेगी, वो की देखना है आपको कहाँ पे, राइट? वहां पे जाके वो उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे, जिस की के थ्रू हमने इस इंस्टेंस को लॉन्च किया था, जिस की को यूज करके, राइट? कि इंस्टेंस क्रिएट करते समय हमने की क्रिएट की या तो फिर वहां पे ऐड की हुई, राइट? तो उसके सिवा अब इस इंस्टेंस में हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मुझे बाहर से एक्सेस करना है तो उसके लिए कमांड होती है SSH मतलब सिक्योर एक्सेस करना है, सिक्योर शेल, ठीक है। -i आइडेंटिफिकेशन फाइल, कौन सी फाइल है वो? वेब सर्वर की .pem, राइट? इस नाम से जो डाउनलोड हो चुकी है अपने सर्वर में। और उसके बाद ये आता है पब्लिक DNS, आप यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्वर C2 यहाँ पे टेस्ट की वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पब्लिक IP भी है और एक पब्लिक DNS भी है। पब्लिक DNS इसके थ्रू भी कर सकते हो या तो फिर पब्लिक IP के थ्रू कर सकते हो, जो आपको चाहिए उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ क्लाउड शेल, जो मुझे लिनक्स के सर्वर को एक्सेस करने के लिए लिनक्स इन्वायरमेंट देता है, जहाँ पे लिनक्स की कमांड यूज होती है। सी अगर मैं अभी यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कोई भी की नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्ट इंपोर्ट करना है मेरी की को वहां से, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड फाइल कर सकता हूँ। डाउनलोड फाइल, अभी यहाँ पे एंटर पाथ, अभी यहाँ पे मुझे पाथ कुछ पता नहीं, राइट? तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर आपको पता है तो आप उस पाथ को यहाँ पे ऐड करके ले सकते हो, राइट? इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं क्या? अपलोड, ओके, अपलोड, हाँ त्याच्यावर अपलोड करायचे, राइट? डाउनलोड मतलब अगर वहां पे कोई होगा तो डाउनलोड हो सकता है। तो यहाँ पे वेब सर्वर की वाला है,
तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो से वेब सर्वर की और ओपन। ओके, मतलब ये अभी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं होता तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से ls, और मैं यहाँ पे अभी ls करता तो यहाँ से शो करेगा कि वेब सर्वर की डॉट पेमल। ठीक है, अभी यहाँ पे है। अगर मैं ls-l करता हूँ, ls-l क्यों होता है? परमिशन देखने, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं नहीं चाहता कि, लेकिन SSH लेना है तो आपको वही परमिशन देनी होती कि बस ओनर को रीड का एक्सेस होना चाहिए, राइट। बाकी किसी को भी उसका रीड का एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो उसे हम उस की से हम सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। हम ट्राई करते हैं एक बार यहाँ से कनेक्ट करने के लिए, एक कमांड है, राइट। तो मैं पूरी कॉपी करता हूँ वैसे को वैसे कमांड, ठीक है। मतलब मैंने की को परमिशन चेंज नहीं की, जिस की परमिशन के साथ अभी डाउनलोड हो चुकी है उसी के साथ मैं वहां पे उसे यूज करूंगा। यहाँ पे सी होस्ट की वेरीफाइड फिल, यस। सी यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस प्राइवेट की विल बी इग्नोर। क्यों इग्नोर कर रहा है? बैड परमिशन, मतलब परमिशन ज्यादा है उसे, इतने नहीं होनी चाहिए। तो उससे परमिशन चेंज करने का तो कमांड क्या है? chmod 400, राइट। उसने यहाँ पे भी शो किया है कि आपको परमिशन क्या देनी है, chmod 400 उस की के लिए, राइट। तो 400 वेब सर्वर की डॉट पे एंड। अभी अगर मैं ट्राई करूंगा उसे एक्सेस करने का, अभी उस सर्वर के अंदर में आ चुका हूँ, राइट। अभी हमें यहाँ से मैं फिर से एग्जिट होता हूँ एक बार, ठीक है। अभी सर्वर से बाहर आएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करना है, राइट। पब्लिक आईपी के थ्रू, डीएनएस नहीं चाहिए। मतलब डीएनएस अभी मुझे वहां पे मिल रहा है, मैं इतना याद करते रहे, मतलब टाइप भी करना पड़ेगा, तो इतना करूंगा क्या? नहीं करूंगा, राइट। मैं क्या करता हूँ, SSH-i मेरी आइडेंटिफिकेशन फाइल, किस यूजर से हम लॉगिन करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमने किस यूजर से लॉगिन किया, EC2-user। लिनक्स सर्वर रहेंगे तो EC2-user रहेगा, और डेबियन सर्वर रहेगा तो वहाँ पे उबंटू यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे EC2-user@, और यहाँ से हम प्राइवेट पब्लिक आईपी ले लेंगे उसका, जो पब्लिक आईपी है। यहाँ से पब्लिक आईपी और इंसर्ट, एंटर, यस, लॉगिन हो चुका। अभी यहाँ पे मुझे देखना है कि मैंने जो काम किया था, वो जो अपाचे का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था वो हुआ है कि नहीं। तो सिस्टम CTL या तो फिर विच अपाचे 2 कर सकते। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, राइट। कुछ ना कुछ तो एरर आया है उसमें। सिस्टम CTL स्टेटस अपाचे 2, अपाचे 2 सर्विस कुड नॉट बी फाउंड, उसने उसे इंस्टॉल ही नहीं किया है। अभी हम वैसे की वैसे यूजर डेटा में जो दिया हुआ है कमांड्स, उसी को ही ट्राई करके देखेंगे। सेटिंग में जाओ, यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग में एडिट यूजर डेटा में, वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा फिर से कि आपने क्या क्या यूज किया है, ठीक है। तो अभी मैंने पहले यूज किया था sudo पे करता हूँ Ctrl+C, वहां पे नॉर्मल यूजर एग्जिट किया है, राइट, कमांड जो EC2 यूजर से। यहाँ पे insert, ओके। इंस्टॉल इंस्टॉल की स्पेलिंग सही ना? हाँ सही है। ओके, सी लास्ट metadata explorer check no match for argument apache है apache। सर अपाची डालो, खाली टू मत डालो, हो जाएगा। नहीं, apache 2 भी होना चाहिए। एक ओके 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 यहाँ पे शायद apache वाला अवेलेबल नहीं है जो amazon लिनक्स में, तो ये HTTP, तो मतलब हमें HTTPD, ठीक है, HTTPD-y इंस्टॉल हो जाएगा।
ठीक है, मतलब ये अगर मैं यूजर डेटा में डालूंगा अभी यही सेम कमांड तो इसे इंस्टॉल करके देगा। मतलब पहले कैसे रहता है, जब भी हम नया सर्वर क्रिएट करते हैं तो उसे मैन्युअली ट्राई करते, सब कमांड जो चलती है वो यूजर डेटा में हम ऐड करते हैं, जो कि उसी ओएस के साथ अगर नया सर्वर क्रिएट होने वाला तो वहाँ पे हमें चाहिए होगा तो वैसे यूज करते। तो टेस्टिंग तो पहले मैन्युअली करना होता है, राइट। तो अभी ये ओपन स्टार्ट भी हो गया होगा। स्टेटस सिस्टम ctl स्टेटस httpd। सी अभी तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो इनएक्टिव है, राइट। httpd सर्विस जो है वो इनएक्टिव है, इसलिए हमें वहां पे शो नहीं करे। और उसे स्टार्ट करना है तो सिस्टम ctl स्टार्ट httpd और एंटर। स्टेटस डिटेल्स ओके, sudo होम sudo सिस्टम ctl स्टार्ट httpd। ओके, अभी वो हो गया। अगर मैं अभी स्टेटस चेक करूंगा फिर से उसका तो सी उसने एक्टिव शो करवा दी। अभी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो उसे वो अवेलेबल हो जाएगी। ओके, इट्स वर्क। ओके, मतलब ये अभी हो गया कि यहाँ पे हमने जो यूजर डेटा में दिया, राइट। तो ये हमने एक ऐसा ऐसा नहीं देते हम खाली एक एप्लीकेशन वहां से रन नहीं करवाते, वहां पे अपना होता है बूट स्क्रिप्ट। मतलब हम एक स्क्रिप्ट राइट करके रखेंगे, उसे S3 के ऊपर सेव रखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली S3 का पाथ देंगे। उस बूट स्क्रिप्ट को वो डाउनलोड करेगा अपने सर्वर के ऊपर पहले, ठीक है। S3 से डाउनलोड करने का कमांड यहाँ पे एक देंगे, उसके बाद उसे रन करवाने का एक कमांड देंगे। बूट स्क्रिप्ट में जो भी होगा वो सब कुछ वहां पे रन करवा देगा। यहाँ पे एक बात आती है कि जब मान लो आप EFS EBS हमने किया, राइट। मैंने एक सर्वर को EBS अटैच किया है, उसके बाद तो जब टर्मिनेट होगा तो डिटैच होगा, राइट। नया सर्वर आएगा तो उसे मैं मैन्युअली तो नहीं करूंगा ना, तो वो सब कुछ कमांड में अपने इसमें दे के रखूंगा बूट स्क्रिप्ट में। जब भी नया सर्वर आएगा वो EBS हो या EFS हो या जो भी काम उसे करना है वो वहां पे काम करके देगा। यूजर डेटा क्यों काम आता है, क्लियर हुआ है सबको। अगर मुझे जब भी मैं सर्वर को अप करता हूँ, जो भी मुझे चाहिए वहां पे मैं उसे लिख, प्री रिक्विजिट जो भी चाहिए वहां पे आप डाल सकते। क्लियर ऑनलाइन गाइस। एक मिनिट, ते आपण बूट स्क्रिप्टचं नंतर बघू। त्याच्यात कनेक्ट करायचं तर त्याच्यासाठी आपण IMA रोल शिकलेलो आहे, किंवा IMA रोल किंवा तुम्ही त्या सर्व्हर मध्ये परमिशन देऊ शकता किंवा त्याच्यात AWS कॉन्फिगर करू शकता। तर ऍक्सेस करायचं तुम्हाला AWS S3 ला, मग तुम्ही त्याच्यावर रोल देऊ शकता किंवा मग ती पब्लिक फाईल ठेवू शकता, तिला कोणी पण ऍक्सेस करेल, बरोबर। मग तिथं तुम्हाला रोलची पण गरज पडणार नाही, डायरेक्ट ऍक्सेस करून तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता। बॅश बॅश स्क्रिप्ट मध्ये आपण सेव्ह करणार होते। हा, हा तर मग इथं ती कमांड असणार आहे तुमची एक, आता याच्यात ती AWS CLI ची कमांड आहे, कॉपी कमांड। आता इथं ठीक आहे, मी एक लॉन्च इन्स्टन्स, जसं आपण इन्स्टन्स लेवलवर एखादी फाईल कॉपी करत होतो, राईट, AWS S3 वरून। ठीक आहे, मग तिथं तुमची अशी कमांड राहिली तर की AWS S3 कॉपी करायची रे, मग ती S3 चा पाथ, S3 वरून करतोय ना आपण, इथं तुमचं बकेट नेम येईल, राईट। मग इथं तुमची फाईल, जी पण फाईल असेल तुम्ही जी अपलोड केलेली असेल .sh समजा, पण शक्यतो त्याला नाव असतं boot.sh। बूटच्या वेळेस आपण जी स्क्रिप्ट रन करतो ती boot.sh। त्याच्यानंतर मग ती कॉपी कुठं करायची, कॉपी तुम्हाला जिथं करायची असेल तिथं, किंवा /root/boot.sh। ठीक आहे, असं ती कॉपी होईल ती स्क्रिप्ट S3 वर ना, त्याला मग परमिशन द्यावं लागेल प्लस एक्झिक्यूट। नॉर्मल फाईलला परमिशन नसते, बरोबर, ती परमिशन द्यायची।
त्याच्यानंतर तिला एक्झिक्यूट करायचं. तिथे एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण /bin/bash हे ऑप्शन यूज करतो की बिन बॅश मध्ये ती एक्झिक्यूट झाली पाहिजे त्या टर्मिनलवर, त्या शेल मध्ये. आणि मग कुठली फाईल आहे ती /root/root.sh. क्लिअर? ओके. त्याच वेळेस फक्त ज्यावेळेस इन्स्टन्स आपण स्टार्ट करतो त्यावेळेस बी होते, स्टॉप करून स्टार्ट केल्यावर. या तर क्लिअर? ज्यावेळेस तुमचं सर्व्हर बूट होईल, बूट अप येईल, त्यावेळेस तो ती स्क्रिप्ट रन करेल यूजर डेटा वाली. ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन गाइस, या तक क्लियर है कि यूजर डेटा क्यों यूज करते हैं हम? ओके. सर तो ये फाइल हमने जो कॉपी की S3 बकेट से, वो उस किस लिए की है सर? वो हमारी उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मुझे जब सर्वर अप आएगा वहां पे क्या क्या चाहिए. जो भी कमांड उस स्क्रिप्ट के अंदर दिए होंगे आपने उस फाइल के अंदर, राइट, S3 पे जो हमने अपलोड करके रखी होगी उसके अंदर जो भी डेटा आपने, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड दिए होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे अपने सर्वर के अंदर. क्लियर? ओके. जैसे हम अपने इसमें हमने स्क्रिप्टिंग देखा, राइट, जैसे हम स्क्रिप्ट रन करवाते थे उस स्क्रिप्ट के अंदर जो भी होता था वो काम वहां पे उस सर्वर के ऊपर रन होता था, राइट. वैसे सेम, बस हम मैन्युअली नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन के थ्रू उसे रन करवा रहे, राइट. क्लियर? यस सर. ओके. सी नेटवर्क इंटरफेस, अगर मुझे यहाँ पे कोई प्राइवेट आईपी चाहिए, परमानेंट आईपी, ठीक है, तो उसके लिए हम नेटवर्क इंटरफेस यूज करते हैं. यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि मेरा एक सर्वर अभी रनिंग है, टेस्ट की वाला की समझ में आया सबको? की यूज होता है. अगर यहाँ पे मैंने दिखाया था पावर शेल में, एक मिनट. हाँ, अगर यहाँ पे मैं की नहीं यूज करूंगा और मेरे सर्वर में मैं अगर लॉग इन करने का ट्राई करूंगा यहाँ से बाहर से, सी मैंने यहाँ पे की यूज नहीं किया, राइट, और ट्राई करूंगा तो मुझे एक्सेस ही नहीं देगा. पब्लिक की का वो एरर शो कर रहा है, परमिशन डिनाइड, क्योंकि हमारे पास कोई प्राइवेट की ही नहीं, राइट. जो मेरी प्राइवेट की रहेगी उसके थ्रू में उस पब्लिक की को मैच करूंगा ना, जो सर्वर के अंदर क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी. मतलब जब हमने सर्वर क्रिएट किया तभी वहां पे एक ताला लगवा के रख दिया है कि वहां पे वो ताला है, उसकी की अगर आपके पास होगी तभी आप उस सर्वर के अंदर जा सकते हो बाहर से, राइट, नहीं तो उसके सिवा आपको एंट्री नहीं मिलती, राइट. गाइस क्लियर हुआ? यहाँ पे अभी एक डिजिटल लॉक आए, नहीं पता है, या तो की यूज करो नहीं तो पासवर्ड यूज करो, राइट. वैसे अगर मैं सर्वर के अंदर कोई यूजर क्रिएट करता हूँ उसे पासवर्ड देता हूँ और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन कर देता हूँ तो वो पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकता है, राइट. तो वहां पे की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, लेकिन मोस्टली यूज होता है की. तो इतना याद रखना कि की हमें क्यों जरूरत है, लॉग इन एक्सेस के लिए हमें की जरूरत पड़ती है. ऑनलाइन क्लियर है सबको? ठीक है. अभी हम देखते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस कि ये क्या होता है. यहाँ पे मेरा एक EC2 इंस्टेंस है, राइट, उसको एक प्राइवेट आईपी मिला है, राइट, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है. मोस्टली मान लो मेरा डेटाबेस सर्वर है, उसको मैं अपना पब्लिक आईपी यूज नहीं करूंगा. डेटाबेस सर्वर का बाहर काम नहीं रहता, राइट, वो अंदर ही अंदर अपने एप्लीकेशन के साथ बात करता है, राइट, तो प्राइवेटली बात करेगा, तो वहां पे प्राइवेट आईपी रहेगा. अगर मैं मेरा सर्वर मान लो मैंने स्टॉप या टर्मिनेट किया, नया सर्वर अप आ गया, राइट, अगर स्पॉट यूज कर रहा हूं मैं डेटाबेस के लिए तो सर्वर डाउन जाके अप आएगा तो वहां पे प्राइवेट आईपी जो आएगा उसको वो कुछ और ही आ जाएगा, राइट. तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हर बार प्राइवेट आईपी चेंज हो. मैं चाहता हूं कि मेरे सर्वर के लिए एक ऐसा आईपी आए, ठीक है, नया तो आए तो आ जाने दो, राइट,
लेकिन मुझे एक ऐसा आईपी चाहिए कि जो एक स्टेबल रहेगा, हमेशा उस सर्वर के साथ कनेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के अंदर उस आईपी को दे के रखा हुआ है, तो डेटाबेस को उस आईपी के थ्रू एक्सेस करने का ट्राई करेगा, राइट। मैं हर बार जाके एप्लीकेशन में चेंजेस नहीं कर सकता ना आईपी एड्रेस, राइट। अगर मैं आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं हर बार तो नहीं चेंज कर सकता, वहां पे कुछ, या तो मेरा, मान लो मेरा एप्लीकेशन का भी छोड़ दो, या तो फिर मेरा डेवलपर है, वो कुछ डेटा को प्रोसेस करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तब वो उसने उसके स्क्रिप्ट में आईपी एड्रेस डाल के रखा होगा, कुछ भी करके, मतलब डेटाबेस के लिए मुझे सेम आईपी चाहिए, तब हम प्राइवेट आईपी, राइट, सेम प्राइवेट आईपी चाहिए, तो हम यूज करते हैं अपना नेटवर्क इंटरफेस। तो वहां पे हमें स्टेबल प्राइवेट स्टैटिक प्राइवेट आईपी हमें मिल जाता है, राइट। तो क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस, डिस्क्रिप्शन, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कुछ भी, और डेटा बेस सबनेट, यहाँ पे कौन सा सबनेट क्या है, आपको किस सबनेट में बनाना है, राइट। आईपी की रेंज बनवानी ना, तो उस रेंज से हम बनवा सकते हैं यहाँ पे। तो जो सबनेट चाहिए, मान लो मेरा EC2 इंस्टेंस सबनेट अभी सबनेट 06C है, राइट, 06C, उसी सेम सबनेट में बनाना चाहता हूँ, राइट। तो वहाँ पे इंटरफेस ENA, ठीक है, हम ENA यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो फिर ENA मोस्टली यूज होता है इलास्टिक नेटवर्क अडेप्टर, यहाँ पे एटोजाइन प्राइवेट आईपी एड्रेस, एटोजाइन कस्टम, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो रेंज में यहाँ पे ले सकता हूँ। और मैं एटो असाइन करता हूँ तो मुझे इसमें से एक वो असाइन करके दे देगा कि इस सबनेट में जो मैंने रेंज देख के रखे ब्लॉक, राइट, तो वो मुझे वहां से आईपी असाइन कर देगा। तो यहाँ पे उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा यूज करना चाहते हो आप, ठीक है, उस जो जो हम नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, तो हम यहाँ से कोई भी एक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो सर्वर के साथ है उसको ही अटैच करूंगा यहाँ पे, तो सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 5 वाला, ठीक है। तो ये राइट, टैग देना है दे सकते हो, नहीं देना है नहीं दे, मतलब क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस। सी जो अभी तक है वो इन यूज में जो भी है ऑलरेडी, राइट, मतलब वो जो भी मैं क्रिएट करता हूँ सर्वर तब भी वहाँ पे कुछ आ जाते, राइट, सर्वर्स के। तो यहाँ पे अभी फॉर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में समझ में आ रहा है कि ये एक मेरा जो मैंने बनाया हुआ है, राइट, वहाँ पे ऑलरेडी, मतलब वहाँ पे अवेलेबल है, यूज में नहीं है। उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, 172.31.74.131, राइट। अभी अगर मेरे सर्वर को देखोगे तो यहाँ पे एक ऑलरेडी है प्राइवेट आईपी एड्रेस है कुछ ना कुछ, राइट, 22 वाला। अभी मैं चाहता हूँ कि इसे मुझे असाइन करना है, उस एसोसिएट करना है उस इंस्टेंस के साथ, राइट। तो यहाँ पे एक्शन एसोसिएट एड्रेस इलास्टिक आईपी एड्रेस, तो भी वहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस, हेलो इलास्टिक आईपी एड्रेस, ये अटैच, सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग वे में जा रहे थे। एसोसिएट नहीं, वो अटैच होता है, ठीक है। अटैच करूंगा, मैं अटैच करना है ना मुझे अभी, तो अटैच के साथ जाऊंगा। यहाँ पे वीपीसी, किस वीपीसी में, आपका सर्वर, तो वीपीसी इंस्टेंस, कौन से इंस्टेंस, अभी मेरे पास 2 इंस्टेंस है, मुझे उसमें से किसी एक के ऊपर चाहिए, तो मैंने किसके लिए क्रिएट किया है, मेरे टेस्ट के लिए, टेस्ट की के लिए, तो यहाँ पे और यहाँ पे अटैच, अटैच हो गया। अभी यहाँ पे
यहाँ पे अभी 2 प्राइवेट आईपी आ गए। मतलब ये जो, ठीक है, ये जो इसके साथ आने वाला है, एक तो आ ही जाने वाला है कभी भी, जब भी हमारा नया इंस्टेंस क्रिएट होगा डाउन जाके वो आ जाएगा। लेकिन जब हम अपना अटैच करेंगे वो भी वहां पे रहेगा। जब रिक्वेस्ट आएगी तो दोनों से भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लॉगिन के लिए तो दोनों भी यूज हो सकते हैं वैसे भी। क्लियर? प्राइवेट आईपी नेटवर्क इंटरफेस, मतलब ये यूजेबल है, मतलब ये यूज होता है इंडस्ट्री में ज्यादा। प्राइवेट आईपी, अगर आपको स्टेबल आईपी चाहिए, आपके स्पॉट नोड है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, या स्पॉट नहीं भी है, मान लो आपके ऑन डिमांड भी है, राइट। आपने को किसी किसी के लिए मान लो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर लिया डेटाबेस, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया, या तो फिर आपको कुछ नया इंस्टेंस क्रिएट करना है, अच्छा वर्जन या तो अच्छा ओएस वाला बोल सकते हो, या तो फिर अच्छे टाइप वाला, इसे टर्मिनेट कर देना है, राइट। तो उस टाइम नया इंस्टेंस क्रिएट करोगे आप, तो उसको वो असाइन आईपी, वो आईपी असाइन कर सकते हो ना आप, इससे डिटैच करोगे, उसके साथ अटैच कर दोगे। क्लियर? मतलब हर बार कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज करने का काम नहीं पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक ऑनलाइन क्लियर हुआ? बाकी वो सर ये डेटाबेस ये सब प्राइवेट छोड़ दो। यस बोलिए। ये प्राइवेट वाला जो है ये एक्सेस होगा दूसरे यूजर को? क्या क्या? ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हमने अभी अटैच किया ये दूसरे यूजर को एक्सेस होगा क्या? हाँ, सभी को एक्सेस होगा उसका। मतलब ये बाहर से तो एक्सेस नहीं होगा, इंटरनली। अगर सेम नेटवर्क से आप इसे एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो नेट, मतलब सेम नेटवर्क, अगर यहाँ पे वीपीसी पेयरिंग होगा तो उसके अंदर हो सकता है, मतलब जहाँ पे परमिशन है तो उससे इंटरनली आप एक्सेस कर सकते हो, और बाहर से करना है तो पब्लिक आईपी आपको यूज करना होता है। ठीक है, मतलब आपका एप्लीकेशन इससे दोनों में से किसी भी आईपी को एक्सेस कर सकता है वहां से इंटरनली। क्लियर? ओके। तो इलास्टिक आईपी असतो तो पब्लिक आईपी असतो। अगर प्राइवेट आईपी आपको स्टैटिक प्राइवेट आईपी चाहिए तो आप नेटवर्क इंटरफेस में से क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ऑनलाइन? यस सर, बट एक क्वेश्चन ओके, था सर। हाँ बोलिए बोलिए। जब हम पब्लिक आईपी हम चेंज कर रहे थे इलास्टिक आईपी जो फिक्स्ड करने के लिए कि एक हाँ ही हाँ आईपी बार बार चेंज ना हो, राइट। तब आपने बोला था कि हाँ प्राइवेट आईपी जो है वो कभी चेंज नहीं होता जब तक कि हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट ना हो। हाँ, तब तक नहीं तो होगा फिर ना। हाँ, तो फिर मेरा ये बोलना ये है कि ये जो सेकंड आईपी एड्रेस हम ऐड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं जबकि वो चेंज होगा ही सी नहीं कभी। सी अगर आप स्पॉट इंस्टेंस यूज करें, राइट, स्पॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कि आप जब तक आपके पास अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हैं, बाद में टर्मिनेट कर सकता है डब्ल्यूएस, राइट। और उसके बाद आपने मान लो T3.micro को स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट किया, एडब्ल्यूएस के पास T3 माइक्रो की एक ऑन डिमांड रिक्वेस्ट रही, आपका नोड डाउन जाने वाला है, राइट, और फिर से अप आने वाला है। जब नोड डाउन जाके अप आता है, ठीक है, आपने वहां पे स्क्रिप्ट लिख के रखी है, सब कॉन्फ़िगरेशन सेम फिर उसके अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे उसका मान लो वहां पे आपको पब्लिक आईपी ही नहीं है, उस सर्वर को डेटाबेस रहेगा तो उसको पब्लिक आईपी नहीं रहेगा, प्राइवेट आईपी रहेगा। अगर एक रहेगा तो वो चेंज होके आ जाएगा, राइट। तो वहां पे चेंज होके नहीं चाहिए मुझे, सब सेम आईपी सेम ही चाहिए वहां पे। टर्मिनेट होने के बाद अगर नया इंस्टेंस क्रिएट होता है सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो लेकिन वहां पे आईपी एड्रेस मुझे अगर सेम चाहिए तो मैं उसे नेटवर्क इंटरफेस से आईपी एड्रेस असाइन करूंगा। क्लियर? ओके, जब हम वो स्पॉट वाला यूज कर रहे तब वो हम सेकंड वाला यूज करेंगे, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। क्या 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 बोले आप? जब हम स्पॉट वाला यूज करेंगे क्योंकि स्पॉट में हाँ, एक आपने बोला था ऑप्शन ऐसे कि जहाँ सी, पे एडब्ल्यूएस ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है सर्वर में, हाँ, तो उस बस, केस में हमको ये वाला आईपी यूज करना है ताकि वो चेंज ना हो बाद में। हाँ। यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंस्टेंस डाउन जाने के बाद नया क्रिएट होने वाला है और उसे आपको सेम आईपी देना है, तभी आपको प्राइवेट आईपी अगर सेम रखना है तभी आपको नेटवर्क इंटरफेस में आईपी क्रिएट करना है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं तो मत करो। अगर आपको ओ, लगता है मेरा टर्मिनेट होने के बाद सेम आईपी प्राइवेट आईपी के साथ आप आना चाहिए, तो आपको नेटवर्क इंटरफेस आईपी एड्रेस लगेगा। क्लियर? ओ, ओके सर, क्लियर। ओके। सर आपने कहा था कि हर बार न्यू आईपी जनरेट होता है ना? हर बार, हाँ, मतलब सी, नोट डाउन जाके आएगा तो न्यू आईपी तो एक होगा ही, लेकिन मैंने जो नेटवर्क इंटरफेस में बना के रखा है वो वहां पे स्टैटिक रहेगा। सी अभी
एक बात बताता हूँ यहाँ पे, ये मेरा इंस्टेंस है टेस्ट की वाला, राइट। मैं अभी यहाँ पे मेरा स्टैटिक आईपी कौन सा है प्राइवेट में से, ये 131 वाला, राइट। अभी मैं इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करता हूँ, कि मेरा सर रिबूट टर्मिनेट, कर दो सर, रिबूट भी हो जाएगा। ठीक है, अभी टर्मिनेट कर दिया। ओके, रिबूट करने पर तो सेम आईपी प्राइवेट आईपी तो चेंज नहीं होता वैसे भी। हाँ, पब्लिक अभी पब्लिक देख नहीं रहे ना, हम प्राइवेट का देख रहे बस। तो पब्लिक का छोड़ दो अभी यहाँ पे। तो मेरा अभी प्राइवेट आईपी यहाँ से इंस्टेंस तो टर्मिनेट हो गया, राइट, टर्मिनेट हो रहा है अभी वहां से। अभी मेरा मान लो कि ये माई ईएफएस टेस्ट वाला एक नया सर्वर अप आ गया है, उसकी जगह पे नाम सेम आ जाएगा। वो कॉन्फ़िगर करते हैं हम बूट स्क्रिप्ट में कैसे कैसे नाम सेम आने चाहिए क्या, ठीक है। जब आप कंपनी में जाओगे तो जब भी सर्वर का एक्सेस मिलेगा तो cat boot .sh करके देखना, वहां पे बहुत सारी फाइल आती है, वो हर चीज को आपको रीड करना है और वहां से सीखना है कि ये कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा टर्मिनेट हो चुका है, यहाँ से आईपी रिलीज हो चुके हैं दोनों के दोनों। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा नया सर्वर अप आया है और मुझे वही सेम आईपी से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे नेटवर्क इंटरफेस में जाऊंगा। अगर अभी यहाँ पे चेक करोगे आप तो यहाँ पे एक नेटवर्क इंटरफेस में का एक आईपी एड्रेस अवेलेबल शो करेगा, ठीक है, ये अवेलेबल आ गया है, राइट। कौन सा वाला है, लॉन्च विजार्ड इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, जो कि मैंने मेरा फॉर डेटाबेस के लिए क्रिएट करके रखा डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो, ठीक है। और अभी मैं चाहता हूँ कि इसे मुझे फिर से अटैच करना है, तो अटैच कर दो वीपीसी सेम वीपीसी इंस्टेंस। अभी एक ही इंस्टेंस वहां पे रनिंग है तो उसको ही अटैच करना है, राइट। तो वहां पे अटैच, अभी इंस्टेंस वहां पे वो अटैच हो गए, क्लियर। मतलब अभी मेरा प्राइवेट आईपी भी सेम रह सकता है। ऑनलाइन क्लियर हुआ डाउट महबूब? यस सर, अभी समझा। ओके, अभी हम देखेंगे लोड बैलेंसर, ठीक है। लोड बैलेंसर क्या होता है, गाइस। मान लो मेरे कुछ वेब सर्वर है जो सेम वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और सेम काम के लिए यूज हो रहे हैं, राइट। तो वहां पे मेरे मल्टीपल सर्वर्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरे 4 सर्वर्स रन हो रहे हैं और चारों के वेब सर्वर एक ही वेब एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं और वहां पे ट्रैफिक आ रही है बाहर से, कि वो कॉन्फ़िगर किया हमने एक ही डोमेन के ऊपर चारों के आईपी वहां पे डाल दिए पब्लिक आईपी अगर हो गए तो। मोस्टली अगर सर्वर सिर्फ सर्वर यूज करेंगे तो वहां पे पब्लिक आईपी ही हम यूज करेंगे, राइट। तो पब्लिक आईपी के साथ हमने डोमेन मैच करवा दिया अपना, और एक डोमेन से रिक्वेस्ट आ रही है और चारों के ऊपर वो जाने वाली है। जब तक हम यहाँ पे लोड बैलेंसर नहीं लगवाएंगे, जो भी ट्रैफिक आएगी तो ये तो या तो फिर पहले नोड पे ही ज्यादा जाएगी, राइट। दूसरा नोड वैसे ही बैठा हुआ है, या तो फिर तीसरे के ऊपर ही ज्यादा जाने लगेगी, राइट। या तो फिर चौथे के ऊपर जाएगी। मतलब कुछ नोड यहाँ पे खाली रहेंगे, कुछ ज्यादा ट्रैफिक सर्व करेंगे, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी अपना लोड आने वाला है वो बैलेंस होके नहीं आएगा। मान लो एक नोड के ऊपर ही ज्यादा ट्रैफिक आ गई और वो डाउन चला गया, राइट। डाउन जा सकता है ना, अगर एक लोड आ जाता है किसी भी चीज के ऊपर। तो मान लो अपने पावर एक डीपी है, उसके ऊपर ज्यादा लोड आ गया तो डीपी का वो फ्यूज उड़ा देता है, राइट। फेज जो बोलते हैं आप, अभी आपके यहाँ क्या बोलते पता नहीं, फेज हमारे यहाँ फेज बोलते हैं, राइट। वो उड़ा देता है, या तो फिर डीपी भी बस वो ये हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ट्रैफिक मुझे बैलेंसली आनी चाहिए, कि यहाँ पे अगर मेरी 100 रिक्वेस्ट आ रही है
25 मेरे एक के ऊपर जानी चाहिए, 25 दूसरे के, तीसरे के ऊपर 25 और चौथे के ऊपर 25 रिक्वेस्ट जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि मुझे इनके लिए, सभी के लिए मुझे प्राइवेट आईपी लगेंगे, ज्यादा प्राइवेट आईपी लगेंगे तो उसके चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे, राइट। और ट्रैफिक भी बैलेंस होके नहीं आएगी, क्लियर। मतलब अगर किसी की रिक्वेस्ट आ रही है इस सर्वर के ऊपर, एक सर्वर के ऊपर आई, बाद में उसने रिफ्रेश किया, दूसरे सर्वर के ऊपर चला गया, राइट। उसने कुछ स्टोर किया होगा डेटा, तो पहले सर्वर में हो गया है, दूसरे सर्वर में फिर से उसे शो नहीं करेगा, राइट। कुछ एप्लीकेशन के लिए चलता है, लेकिन आपका वहां पे मान लो कि ई कॉमर्स साइट है, राइट। यहाँ पे कुछ खरीदी किया और बिल पे कर रहे हो, आपने पहले फिल किया इंफॉर्मेशन एक सर्वर के अंदर, और फिर से कुछ हो गया, नेटवर्क का बैरियर्स आ गए, कुछ इश्यू आ गया, राइट। और आपने फिर से रिफ्रेश किया, कुछ हो गया, और आपकी रिक्वेस्ट चली गई दूसरे सर्वर के ऊपर, तब डेटा वहां पे मिलेगा कि आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा हो सकता है ना, एप्लीकेशन है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और मेन बात ये होती है कि ट्रैफिक वहां पे बैलेंसली सर्व नहीं होती, राइट, बैलेंसली जाती नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता अच्छे से, किसी के ऊपर ज्यादा जाएगी, किसी के ऊपर कम जाएगी। तो इसको, मतलब इसे रिजॉल्व करने के लिए एक एक टूल पिक्चर में आता है, वो है लोड बैलेंसर। वो क्या करेगा, यहाँ पे तो ये आपका लोड बैलेंसर रहेगा, ELB, और उसके आगे रहेंगे आपके EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रैफिक डायरेक्टली सर्वर के ऊपर आ रही थी, किसके ऊपर ज्यादा जा रही है, किसके ऊपर कम जा रही है, राइट। जब मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर लगाऊंगा, राइट, तो लोड बैलेंसर का काम क्या है, वो क्या करेगा, लोड को बैलेंस करेगा, नाम में ही लोड बैलेंसर, राइट। उसको बैलेंस करना है लोड को। वो क्या करेगा, जब भी पहली रिक्वेस्ट आएगी सर्वर 1 के पास भेजेगा, यहाँ पे अगर मैं S1 S2 S3, राइट, तो सर्वर 1 के पास जाएगी, उसके बाद अगर आती है तो सर्वर 2 के पास जाएगी, उसके बाद आएगी तो सर्वर 3 के पास जाएगी, राइट। यहाँ पे अगर हम डिफॉल्ट रखेंगे उसका सेटिंग, तो राउंड रॉबिन ट्रैफिक सर्व करेगी। मतलब पहले जाएगी सर्वर 1 पे ऊपर, दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर 2 के ऊपर, तीसरी जाएगी सर्वर 3 के ऊपर, उसके बाद फिर से चौथी आएगी तो सर्वर 1 के ऊपर, सर्वर 2 के ऊपर, फिर से सर्वर 3, सर्वर 1, सर्वर 2, ऐसे चलता रहेगा। वहां पे अलग अलग टाइप्स होते हैं, हमें कैसे ट्रैफिक सर्व करना है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। मतलब कि मैंने तीनों के ऊपर रिक्वेस्ट आ गई, और मैं चाहता हूँ कि अभी फर्स्ट के ऊपर जो रिक्वेस्ट जाएगी उसकी पहली क्यूरी इतनी बड़ी थी कि वही अभी तक वहां पे रन हो रही है, दूसरा बैठा है वैसे ही खाली, उसकी क्यूरी छोटी थी, उसने रिटर्न कर दिया, हो गया उसका काम, राइट, रिक्वेस्ट का, उसकी रिक्वेस्ट सॉर्ट आउट जो था उसका काम हो चुका है, वो वैसे बैठा है। तो राउंड रॉबिन अगर रखूंगा तो S3 के बाद वो फिर से S1 पे जाएगा, राइट। तो मैं वहां पे नहीं चाहता कि S1 पे जाए और S2 खाली बैठे। तो वहां पे हम ट्रैफिक को लोड के ऊपर भी भेज सकते हैं, जिसके जिसके ऊपर कम लोड है उसके ऊपर ट्रैफिक जाना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे एक और बात आती है कि यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे S1 पहली रिक्वेस्ट आ गई, जो S1 सर्वर 1 पे ऊपर गई, और उसी यूजर्स ने रिफ्रेश मारा पेज को। राउंड रॉबिन अगर यूज करते तो वो क्या करेगा, S2 के ऊपर, मतलब दूसरी क्यूरी रहेगी ना, वो रिफ्रेश के बाद तो दूसरे सर्वर पे भेजेगा, उसके बाद तीसरे सर्वर पे भेजेगा। मैं नहीं चाहता कि जो मैं चाहता हूँ कि जो एक बार यूजर आया S1 पे, तो उसे S1 के ऊपर ही रहना है, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं लोड बैलेंसर में, राइट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, वो देखेंगे हम कैसे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि लोड बैलेंसर बस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोड बैलेंसर को यूज करते हो, जो भी बैलेंस के हिसाब से करेगा, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, लोड बैलेंसर क्या है, यूज करना है ऑनलाइन गाइस। Yes. ऑनलाइन, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ सर्वर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इससे पहले डिलीट कर देता हूँ।
ओके गाइस, एक बात बतानी थी, वो रहने देते अभी, लोड बैलेंसर हम कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और बात ईएफएस की बात आती है कि वहां पे हमें बैकअप करना है, ऑटोमेटिकली बैकअप करके रखना, राइट। तो हम यहाँ पे जाते हैं एडब्ल्यूएस बैकअप, ठीक है। वहां पे हमें किस सर्विस का बैकअप लेना है, वहां से हम बैकअप ले सकते हैं, राइट, जिसका भी बैकअप लेना है। तो यहाँ पे जैसे हम ईबीएस में था कि स्नैपशॉट लेके बैकअप लेके रखते थे ईबीएस के लेवल पे, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर हम एडब्ल्यूएस बैकअप करते, वहां पे हम बहुत सारे मतलब अलग अलग सर्विस के बैकअप ले सकते हैं, वहां पे हम अपना ईएफएस का भी बैकअप ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे होता है क्रिएट बैकअप प्लान, मतलब यहाँ पे हमें बैकअप का प्लान बनाना है कि मुझे कैसे बैकअप करवाना है, राइट, शेड्यूल करवाना है। मतलब मैं चाहता हूँ हर दिन बैकअप चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट बैकअप प्लान के साथ, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ठीक, यहाँ पे आता है एक बैकअप प्लान, राइट। दूसरा आता है एक ओवरव्यू बैकअप, एक होता है ऑन डिमांड बैकअप। कहाँ पे सी, यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ पे क्रिएट बैकअप प्लान, बैकअप प्लान क्रिएट कर सकते हैं अगर मुझे शेड्यूल करना है, राइट। अगर मुझे उसका ऑन डिमांड बैकअप मतलब मुझे चाहिए अभी के अभी लेके रखना है, बस वन टाइम बैकअप लेना है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप के साथ जाऊंगा। ऑन डिमांड मतलब अभी मुझे करके रखना है बस, उसके बाद नहीं चाहिए, शेड्यूल करके नहीं रखना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप के साथ जा सकता हूँ, राइट। अगर मैं चाहता हूँ मुझे उसे शेड्यूल करना है, तो मैं जाऊंगा क्रिएट अ बैकअप प्लान के साथ, ठीक है, क्रिएट अ बैकअप प्लान। अभी यहाँ पे स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट, वहां पे कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट है, उसका यूज करके आप करना चाहते हो तो उसके साथ जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्रेश आपके हिसाब से बनाना है, जैसे चाहिए आपको, तो वहां से बिल्ड अ न्यू प्लान के साथ जा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे बिल्ड अ न्यू प्लान, और यहाँ पे बैकअप प्लान का नाम, आपके बैकअप प्लान का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, माई ईएफएस बैकअप, राइट। और यहाँ पे टैग ऐड करना है नहीं करना है आपके साथ। बैकअप प्लान मतलब बैकअप प्लान के लिए आपको अलग से टैग ऐड करवाने हैं, तो यहाँ से कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने अपने ईएफएस को अगर टैग लगवाए होगी कुछ, ठीक है, ईएफएस बनवाते टाइम, तो उसे भी यहाँ पे शो करवा देगा बैकअप के साथ। तो अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे शेड्यूल बैकअप रूल नेम, अब इसका रूल नेम दे दो कुछ तो। मैं देना चाहता हूँ कि डेली बैकअप, बैकअप rule name is the case sensitive must contain from first to 50 alphabet or character, okay, डेली बैकअप प्लान, राइट। और यहाँ पे क्रिएट वॉल्ट, वॉल्ट मतलब अभी हमें कुछ करना नहीं, उसके साथ तो डिफॉल्ट के साथ जाएंगे, राइट। लॉजिकल एयर गैप वॉलेट, ये हमें जरूरी नहीं होता, ठीक है, इसे रहने देते हैं। बैकअप फ्रीक्वेंसी, अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको कैसा चाहिए बैकअप, आवरली चाहिए, एवरीडे चाहिए, मतलब एवरी 12 आवर्स के बाद चाहिए, या डेली चाहिए, डेली मतलब दिन में एक बार, राइट। तो हावरली चाहिए तो हर घंटे में यहाँ पे चाहिए, तो हम हावरली के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, जिसके साथ जाना है आप उसके साथ जा सकते हो, मंथली, कस्टम, क्रॉन एक्सपीरियंस, ठीक है। स्टार्ट टाइम, कब से स्टार्ट होगा, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि अभी ठीक है 00:30 टाइम जोन, कौन सा टाइम जोन चाहिए आपको, तो मैं यूटीसी टाइम जोन के साथ जाऊंगा। चला गया, अच्छा, मतलब यूटीसी टाइम के साथ वो 5 घंटे और 30 मिनट्स ऐड कर देगा, 5 आवर्स और 30 मिनट्स, मतलब हम यूटीसी टाइम के हिसाब से, अगर मेरा इंडिया का टाइम है तो 5:30 आवर्स से आगे, राइट, आगे आगे ही ना,
आगे ही शो करता है, आगे ही शायद। तो वहां से उस हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट करेगा। अभी 0030 मीन्स क्या होगा वो, ये रात के 12 बजे, राइट, जो आपको चाहिए 12 बजे। अगर आप चाहते हो तो 12 बजे स्टार्ट टाइम, कब स्टार्ट करना है आपको ये बैकअप, तो उसके हिसाब से। और स्टार्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम इन विच द बैकअप प्लान स्टार्ट इफ डजंट स्टार्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम। मतलब उस टाइम पे अगर स्टार्ट नहीं होता तो कितने घंटे के अंदर वो स्टार्ट होना चाहिए। तो 8 आवर्स चाहते हो, जो भी आप चाहते हो ये यहाँ पे रख सकते हो, डिफॉल्ट के साथ जाती है यहाँ पे कंप्लेंट विद इन, एक कंप्लेंट कब होना चाहिए, विद इन 7 डेज होना चाहिए। अभी ये क्या होता है, इसका देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, depends the period of that during which your backup must complete. If the data transfer or backing up your resource does not complete during this period of time, AWS backup will display the status expired otherwise. Okay, मतलब अगर मेरा डेटा वहां पे ज्यादा है, बैकअप के लिए टाइम भी ले सकता है। अगर 7 डे के अंदर, मैं 1 डे ही रखूंगा मैक्स, क्योंकि 1 डे के अंदर बैकअप हो जाना चाहिए। या तो फिर 7 डेज अगर रखता हूँ और 7 डेज में बैकअप कंप्लीट नहीं होता तो ये एक्सपायर्ड हो जाएगा, और हमें वहां पे एक मैसेज भी AWS की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट इन टाइम रिकवरी के क्लोड, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, मेरा जो बैकअप होता है वो होने वाला है, नॉर्मली बैकअप होता रहेगा वहां पे। टोटल रेंटेशन पीरियड 35 डेज है, मतलब 35 डेज के बाद मेरा जो बैकअप लिया हुआ है पहला 35 डेज के पहले का, वो डिलीट होता जाएगा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मुझे डेटा और चाहिए बाद में भी, तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ अपने कोल्ड स्टोरेज के साथ। तो क्या करेगा, ये वार्म स्टोरेज में, वार्म मतलब वहां से हम जल्दी एक्सेस भी कर सकते हैं डेटा को, राइट। तो वार्म स्टोरेज में रखेगा 8 दिन तक, राइट। उसके बाद वो भेजेगा अपने कोल्ड स्टोरेज में। तो यहाँ पे रेंटेशन पीरियड हम तय कर सकते हैं, तो उसे मिनिमम कितना होना चाहिए, 90 डेज कोल्ड स्टोरेज पीरियड। अगर कोल्ड स्टोरेज में हम रखते हैं डेटा तो 90 डेज तक हमें रखना होगा। यहाँ पे फिर मैं दूंगा कि 90 प्लस 8 वाला, ऊपर वाला जो 8 रखा है हमने वार्म स्टोरेज वाला, जब टोटल 98 डेज डेटा कंप्लीट होगा तभी वो डिलीट होता जाएगा, राइट। यहाँ पे टेल AWS बैकअप हाउ लॉन्ग टू स्टोर योर बैकअप्स, मतलब आपको कितना टाइम तक बैकअप को रखना है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये कोल्ड स्टोरेज और वार्म स्टोरेज का फर्क क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस थोड़े इस लेवल में डेटा को चार्जेस ज्यादा लगते हैं। जब वो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा तो वहां पे डेटा एक्सेस हमें स्पीड कम मिलेगी, वहां पे चार्जेस भी कम लगेगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम डेटा रखना है वहां पे तो आप कोल्ड स्टोरेज के साथ जा सकते हो, नहीं तो नॉर्मली आप कोल्ड स्टोरेज को सेलेक्ट ही मत करो। जो भी है यहाँ पे रेंटेशन पीरियड आपको 8 दिन रखना है, आप 8 दिन रख सकते हो, राइट। 90 डेज रखना चाहते हो तो 90 डेज भी रख सकते हो, लेकिन इसके चार्जेस जो लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब डेटा आपको रखना है लेकिन यूज नहीं करने वाले, तो आप उसे कोल्ड स्टोरेज में रख सकते। क्लियर, जैसे हम स्टैंडर्ड S3 में स्टैंडर्ड, उसके बाद ग्लेशियर में बेचते थे, डेटा चाहिए लेकिन एक्सेस फ्रिक्वेंटली नहीं करना, लेकिन चाहिए तो हम उसे ग्लेशियर में रखते हैं। क्लियर, वैसे ही यहाँ पे भी है कि आपका बैकअप आपको कहाँ पे रखना है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर फिर हाँ, हम जो स्टोरेज क्रिएट करते हैं EBS और EFS, तो उसका डेटा स्टोर करता है क्या बैकअप में? सी, अभी आपको यहाँ पे किसका डेटा चाहिए उसके हिसाब से, राइट। अभी मुझे EFS का डेटा चाहिए, मैं मेरे EFS का यहाँ पे बैकअप लेने वाला हूँ, राइट। बैकअप प्लान किसके लिए कर रहा हूँ मैं, EFS के लिए। आप EBS के लिए कर रहे हो तो EBS के साथ जा सकते हो, S3 का चाहते हो तो S3 का भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ऑप्शन आता है बैकअप इंडेक्स, ये S3 और EBS के स्टोरेज के, उसका अगर बैकअप लेना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। हमें EFS कर रहे हैं तो EFS के साथ इसकी जरूरत नहीं, कोई भी हम सेलेक्ट नहीं भी करें तो चलता है। यहाँ पे कॉपी टू डेस्टिनेशन, कॉपी कहाँ पे रखना है, आप किस रीजन में चाहते हो, नहीं क्या? उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, इजी में, राइट। कौन से इजी में चाहते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने ही इजी में चाहिए तो आप अपना इजी सेलेक्ट कर सकते हो,
राइट। EFS इस इजी में चाहिए बैकअप या दूसरे इजी में चाहिए, तो जो चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी सेम ले लेता हूँ, मेरा यूनाइटेड स्टेट वाला, US ईस्ट 1 वाला। ओके, कैलिफोर्निया US ईस्ट 1 वाला। ओके ठीक है, 1 में आ गया मेरा। यूज द सेम सेटिंग फॉर बैकअप रूल। यहाँ पे लाइफ साइकिल, स्पेसिफाई टोटल रिटेंशन पीरियड, कोल्ड स्टोरेज सेटिंग। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने रोल में सेव किया है वही चाहिए मुझे, राइट। बैकअप प्लान के हिसाब से ऐड टैग, टैग लगवाना है, लगवा सकते हो इसके लिए यहाँ पे। और बैकअप ACL क्रिएट अ प्लान। स्पेस वाला ठीक है, सॉरी, क्रिएट बैकअप प्लान। उसके बाद कौन सा मतलब क्या वहां पे कुछ फिल्टर लगवाना चाहते हो, रिसोर्स स्पेसिफिक चाहते हो या ऑल चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ऑल रिसोर्सेस, राइट। तो ऑल वहां पे असाइन रिसोर्सेस अभी EFS यहाँ पे रोल। अभी ये डिफॉल्ट रोल मतलब ऐसा बनवा के लेगा कि उसे उसका एक्सेस मिल जाएगा डायरेक्टली। नहीं तो आपके पास होगा तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे असाइन सेलेक्ट रोल। ओके, मैंने ऑल रिसोर्सेस सेलेक्ट किए, इसलिए उसने EFS को पूछा नहीं कि EFS लेना है और दूसरा कुछ उसमें से कौन सा लेना है। तो यहाँ पे एक से एडिट करते हैं हम। तो यार एडिट, डायरेक्ट रिसोर्स सेलेक्ट EFS। यहाँ से हम स्पेसिफिक रिसोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा रिसोर्स क्या है, EFS वाला है। EFS यहाँ पे ID मतलब कौन सा EFS है, तो EFS के लिए ID ऑप्शन, EFS ID पण येतं नाही तो। हाँ, माय ID सो सेलेक्ट, उसको नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे असाइन रिसोर्स कंटिन्यू। अभी हमने ओवरली दिया, राइट। भाई 1 घंटे के बाद इसमें एक बैकअप क्रिएट हो जाए। हाँ हाँ, अरे 12 का टाइम दिया है क्या हमने? रात 12 के बाद वो स्टार्ट होगा, 1 बजे के बाद मतलब वहां से बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा, 1:30 बजे के बाद। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? बैकअप कैसे क्रिएट करते, बैकअप प्लान कैसे बनाते? ओके, रेंडेशन क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज, वार्म स्टोरेज, क्लियर। इसका एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है। टाइम थोड़ा तो
जो अभी चालू टाइम है वही देना है, राइट? जो मतलब आप 1 घंटे बाद चेक कर सकते हो, नहीं तो फिर वो चालू रह जाएगा आपका बैकअप का प्लान, रात भर बैकअप करते रहेगा। है क्या? अभी मेरा होने वाला वैसे दिखता हूँ मैं, फिर उसे एडिट करके चेंज करवा दूँ। नहीं नहीं, स्टोरेज और स्टोरेज। सर जो बैकअप हमने लिया है वो एक्चुअली अभी कहाँ पे स्टोर होगा, मतलब हमारे पास ऑलरेडी S3 बकेट जो है वो भी उसमें यही पे ये क्लासेस भी है। सी जिस रीजन में आपने करके रखा है, यूनाइटेड स्टेट में है तो यूनाइटेड स्टेट में ही होगा, वहां पे स्नैपशॉट में होगा। स्नैपशॉट स्नैपशॉट्स में आ जाएगा। स्नॅपशॉट बताए जर जास्त डेटा नसेल तर मग नाही होणार। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आके आपको स्टोर मिल जाएगा। यहाँ से फिर से रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर सकते हैं, हमने ईबीएस करके देखा था, राइट? ईबीएस का वैसे ही आप ईएफएस को भी रिस्टोर कर सकते हो। या तो फिर कॉपी करना है दूसरे रीजन में डेटा, तभी हम उसका बैकअप लेके उसे कॉपी करते हैं। डायरेक्टली कभी भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम डेटा को कॉपी करेंगे, राइट? ईबीएस भी होगा तो उसका स्नैपशॉट बनाने पड़ेगा, फिर उसे कॉपी करके दूसरे रीजन में भेजो या एजी में भेजो, और वहां पे फिर से उससे उसके थ्रू वॉल्यूम क्रिएट कर लो, राइट? ऑनलाइन गाइस क्लियर हुआ है सबको? सर सर ये बैकअप ऑफ करना पड़ता है क्या? क्या? सर जो हमारा बैकअप जो शुरू होगा उसको ऑफ कैसे करना होगा सर? तो वहां पे देख लो, डिसेबल करने का ऑप्शन होगा कहीं पे, एडब्ल्यूएस बैकअप प्लान। मेरा प्लान कहाँ पे है? बैकअप प्लान्स, ये बात। अभी मैंने ईएफएस बैकअप बनाया था, राइट? ना ईएफएस से सी अभी मेरा यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आता है कहीं पे, एडिट। शायद मुझे लगता है उसे डिलीट ही करना होगा फिर, डायरेक्टली इनेबल डिसेबल का ऑप्शन नहीं होगा। उसे डिलीट ही करना पड़ेगा आपको, प्लान को डिलीट एक तो करोगे। प्लान चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। यस, वहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं है उसके लिए। बाकी क्लियर हुआ है सबको? सर वार्म और कोल्ड स्टोरेज का डिफरेंस क्या है वो सर? वार मतलब वार में आप जो स्टोर करोगे उसे अगर जल्दी से एक्सेस करना है तो वार में रखेंगे, जितने दिन आप उसे फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना चाहते हो। और आपको नहीं चाहिए लेकिन डेटा आपको बैकअप के तौर पे चाहिए वहां पे कितने दिन तक, सी अगर लॉग वहां पे रहेंगे, आपको लगता है कि 7 दिन तक आप चेक करोगे उसे बार बार या रीड करना चाहोगे, तो वहां पे उसे वार्म स्टोरेज में रख सकते हो, राइट? अगर आप चाहते हो कि उसे बस आपको सेव करके रखना है, कभी काम पड़ सकता है, राइट? 1 मंथ के अंदर कभी पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा, राइट? तो उसे आप कोल्ड में रख सकते हैं। तो मतलब 7 दिन तक आप वार में रखिए, तो वहां से एक्सेस फ्रिक्वेंटली होगा, वहां पे कॉस्ट ज्यादा लगेगा वहां के डेटा को। और जो कोल्ड में जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में, तो उसका डेटा मतलब आप ऑफनली एक्सेस नहीं करना चाहते उसका, तो उसे आप कोल्ड में रख सकते हो, वहां पे चार्जेस कम लगेंगे, तो लेकिन उसका एक्सेस टाइमिंग भी थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर? यस ऑनलाइन? सर। चलो बाकी सबका क्लियर हुआ है आज क्या क्या किया हमने? लोड बैलेंसर हम कल देखेंगे, राइट? लोड बैलेंसर क्लियर है, नेम होता क्या है?
उसे कैसे हम यूज करते हैं वो हम देखेंगे बाद। हमने आज क्या क्या देखा यहाँ पे, की पेयर्स देखा, नेटवर्क इंटरफेस देखा और ईएफएस का बैकअप देखा, राइट। और एक और क्या देखा था, बस इतना ही देखा है ना। चलो गाइस अटेंडेंस दे दो। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये थोड़ा कमांड की पीडीएफ मिल जाते तो, कमांड क्या? की पीडीएफ मिल जाते तो सही, कमांड्स की जो है ना थोड़ा पीडीएफ मिल जाता तो सही रहता practice करने मतलब कंप्लीट लिनक्स की पीडीएफ ना, में। या कंप्लीट हो या जब तक जहाँ तक हो गया यहाँ मतलब तक का भी मिल जाता। आज जो हमने काम किया उसकी पीडीएफ बोल रहे क्या, कमांड्स बोल रहे क्या? आज है जो पिछले का मतलब हुआ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ना तो मेरे पास पीडीएफ नहीं है। नहीं नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको कमांड्स कौन सी लिनक्स की कमांड्स चाहिए जो, या जो हमने हाँ ईएफएस हाँ के ऊपर? Linux की लिनक्स के मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए ना सब, ग्रुप में है मेरे सब पास डॉग। नहीं है क्या? नहीं, कौन से ग्रुप में है? अपने जो अपना ऑफिशियल ग्रुप है क्या उसके अंदर ही फिर एक बार दोबारा भेज देना, नहीं है हमारे पास। चलेगा। लिनक्स के जो एक बार 8 डॉक्यूमेंट थे 8 भेजे थे, राइट। मैंने फिर से एक बार भेज देता हूँ मैं, चलिए। सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही है उसमें, तो कोई भी PDF एक मिनट ना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ अभी। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे आप?